हाँ तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं रेट लॉ की या रेट एक्सप्रेशन की। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था इसके बारे में, लेकिन अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। थोड़ा सा इसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, ये है आपकी एक केमिकल रिएक्शन है ना। तो इसके लिए बेटा अपन ने सीखा था रेट लॉ जो होगा, रेट लॉ क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर n। कुछ बात समझ में आ रही बेटा? तो इसमें हमने ये बोला था कि कंसंट्रेशन की पावर में यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई डिफरेंट नंबर भी आ सकता है। और ये डिफरेंट नंबर क्या होगा ये बेटा हम रिएक्शन की शक्ल देख करके नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। और यहां पर m को हमने क्या बोला था बेटा, इसको बोला था हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। और n को बोला था बेटा हमने क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। आती बेटा कुछ बात समझ में? तो फिर इसके बाद हमने बोला जो m और n है, मतलब m प्लस n, मतलब बेटा रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर का जो सम है दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा आगे चल करके, है ना। यहां पर बेटा जो K है मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। K जो है बेटा ये क्या है, इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट, या इसको हमने एक और नाम दिया है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है अब इसे हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखना बेटा कैसे डिफाइन करेंगे। हम पहले रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। तो क्या लिखते हैं बेटा रेट लॉ, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर K बराबर क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डिफाइन करना चाह रहा हूं K को। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं बेटा हम इसकी, 1 मोलर। तो क्या बन के आएगा मेरे पास फॉर्मूला, K इज इक्वल टू R। क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, K इज इक्वल टू R। और यहीं से हम K को डिफाइन करेंगे। K यानी क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इसे हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच, हाँ ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जिसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सबकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर हो। द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ all the reactants, concentration of all the reactants
इज 1 मोलर। क्या लिखा बेटा, मैंने ध्यान से देखना, द रेट ऑफ रिएक्शन in which the concentration of all the reactants is 1 molar is called rate constant या बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, छोटी सी डेफिनेशन है, बोर्ड्स वगैरह में आपको काम पड़ सकती है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। पहली बात तो ये बताओ, जब हमने इसको डिफाइन किया तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी ले ली बेटा हमने, 1 मोलर ले ली, यानी कितनी भी कंसंट्रेशन हो हमें कितनी ले लेना है, 1 मोलर ले लेना है। इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब यह है कि जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या बेटा रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी भी हो ये डिफाइन तो किसके लिए होगा, 1 मोलर के लिए। तो मतलब यहां से एक और बात मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेट कांस्टेंट है बेटा, इट डज नॉट डिपेंड on the initial concentration of reactants, या concentration of reactants भी लिख सकते हैं आप, बात एक ही बेटा, initial concentration of reactants। तो ये ध्यान रखना बेटा, अच्छी बात है, ये छोटी सी बात लेकिन बड़ी काम की बात है कि जो रेट कांस्टेंट है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए बेटा फिर इसकी यूनिट अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या यूनिट होगी इसकी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि के। तो के की यूनिट क्या आएगी बेटा, इसके लिए फिर से मुझे क्या लेना पड़ेगा, रेट लॉ लेना पड़ेगा बेटा। तो रेट लॉ हमारी जो एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, उसके लिए रेट लॉ हमने लिखा क्या, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N, ठीक है ना। अब इसमें देखना बेटा, M और N दो के लिए अलग अलग फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा इसकी यूनिट का तो वो थोड़ा सा यूज करने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं। रिएक्शन हम छोटी ले लेना है बेटा, रिएक्शन हम ले रहे हैं N1A गिव्स N2B, ये हमारी रिएक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं। तो इसके लिए बेटा पावर में यहां क्या आएगा, कोई नंबर आ रहा है N। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा तो हमने बोला बेटा कंसंट्रेशन की पावर में आना चाहिए N1, मतलब कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही आना चाहिए पावर में। लेकिन बाद में हमने बोला इट इज नॉट नेसेसरी, द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन एंड इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, सॉरी बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब ये तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहां पावर में क्या आने वाला है। कभी कभी हो सकता है कि पावर में यहां N1 ही आ जाए, मतलब कभी कभी ये हो सकता है कि रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही आ जाए, कभी कभी हो सकता है कि वो ना आए। मतलब ये डिपेंड करेगा बेटा रिएक्शन पर, अभी आगे चल करके हम सीखेंगे इन बातों को। तो यहां पर देखिए ध्यान से, मुझे के की यूनिट बनानी, तो के इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बनाया बेटा R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N, जहां N क्या है बेटा अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, N क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना बेटा N क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, यहां पर थोड़ी यूनिट निकालना है बेटा। R की यूनिट, R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़े मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अपॉन में क्या आएगा बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और पावर कितनी आ गई बेटा इसकी N। आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं बेटा। तो इसको अपन क्या करें,
ये पावर n को अपन बेटा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ये आ जाएगा बेटा क्या, मोल का तो मोल ही रहेगा, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन ये हो जाएगी मोल की पावर n लीटर की पावर माइनस n। ध्यान से देखेंगे बेटा, मोल की पावर n लीटर की पावर माइनस n, मतलब हमने जो पावर n थी उसको बेटा ब्रैकेट ओपन कर दिए। तो अब यहां से यूनिट क्या बनेगी देखते हैं। मोल की पावर देखो बेटा, ऊपर मोल की पावर कितनी है 1 है और n ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो मोल की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस n। क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस n। लीटर की पावर क्या हो जाएगी बेटा, देखो माइनस 1 है ऊपर, माइनस n नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस n हो जाएगा, तो मतलब बेटा मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस 1। और सेकेंड की पावर क्या बची है आपके पास माइनस 1, तो ये बन गई आपकी रेट कांस्टेंट की क्या बेटा यूनिट। रेट कांस्टेंट यानी k की यूनिट क्या होगी, तो आप अब इसे याद कर लेंगे। यहां मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो बेटा यहां पर कुल मिलाकर के अगर देखें तो जो यूनिट है k की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगी बेटा, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन n। n मतलब बेटा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपकी कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1 है बेटा, तो उसके लिए अलग वैल्यू आएगी, यूनिट अलग यूनिट आएगी। अगर 0 है तो अलग आएगी, 2 है तो अलग आएगी। एक दो एग्जांपल से अपन इस बात को और समझ लेते हैं। तो जैसे बेटा ऑर्डर कभी कभी जब 1 होगा तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर बेटा 0 होगा तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बारे में हम आगे चल के बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अभी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा देखो ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपके पास है तो इसके लिए आप n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे बेटा 0। तो k की यूनिट क्या आएगी बच्चों, k की यूनिट देखिए n की जगह 0 रखो तो मोल की पावर 1 माइनस 0 यानी मोल की पावर 1, लीटर की पावर माइनस 1, सेकेंड की पावर माइनस 1, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बेटा यही तो वहां आया था क्या, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसके लिए ध्यान रखना आप कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और k की यूनिट यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसी होगी बच्चों, सेम होगी। अब यही बात अपन करना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर देखोगे आप, ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 होगा यानी n की वैल्यू 1 रखना है, तो k इज इक्वल टू देखो बेटा मोल की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गई, मतलब मोल तो गया, लीटर की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, ये गया, बचा केवल क्या बेटा सेकेंड इनवर्स। फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ये देखोगे आप यूनिट, तो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आप पुट करोगे कितनी 2, तो k की यूनिट देखो बेटा यहां 2 पुट करते हैं n की जगह, तो मोल की पावर माइनस 1, मोल की पावर माइनस 1, लीटर की पावर बच्चों 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। आपको बात तो समझ में आ चुकी है। तो ये हो गई इसकी यूनिट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट को बेटा एक और नाम दिया हमने स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या बोली हमने, पहले हमें रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बोलना है, तो मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी ले लोगे बेटा 1 ले लोगे। तो द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन in which the concentration of all the reactants is 1 molar, मतलब जिसमें सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप 1 मोलर कंसीडर करोगे, उसकी रेट को हम क्या बोलेंगे बेटा रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट। क्या बोलेंगे बेटा स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर इतनी कहानी कवर करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बेटा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन
rate of reaction and स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट। देखो बेटा, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन एक ही चीज है ना, तो चाहे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोल दे चाहे रेट कांस्टेंट बोल दे, अपने को काम तो एक ही करना है बेटा। तो जब डिफरेंस इसमें लिखना चाहते हैं अपन किस किस में बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में, तो वही है। स्टार्ट करेंगे गाइस से अपन डेफिनेशन से बेटा। तो सबसे पहले इस तरह से दो कॉलम हम बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा हम क्या, रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जब आप लिखेंगे तो पहला पॉइंट तो बेटा आपके पास है इसकी डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, द चेंज इन concentration of reactants or products with respect to time। देखो बेटा, अब इसको with respect to time लिखो, या आप लिख लो in unit time, या लिख लो in 1 second, बात एक ही होगी है ना। तो with respect to time is called what, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन in which the concentration of all the reactants is 1 molar। अब देखो बेटा, 1 molar लिख दो या लिख दो इज यूनिटी बोल दो, 1 molar बोल दो, है ना, बात एक ही होगी। इज कॉल्ड व्हाट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट या इसी को नाम देते हैं बच्चों अपन क्या, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। फिर सेकेंड पॉइंट देखेंगे बेटा, 1 मिनट। हाँ तो चलिए देखते हैं फिर सेकेंड डिफरेंस क्या होगा आपका, यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह बेटा गैसियस रिएक्शन के लिए हमने बोला था, क्या होती गैसियस रिएक्शन के लिए, एटमॉस्फेयर मतलब एटीएम पर सेकेंड, है ना। तो अभी तो अपन यही लिखेंगे, अगर गैसियस रिएक्शन की पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये यहां बेटा सॉरी फर्स्ट है। फिर देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। इसकी यूनिट अब भी निकाले बेटा अपन ने। इसकी यूनिट क्या थी, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर बेटा एक और पॉइंट है इसमें अपने पास, देखिए इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, लिमिटेड पॉइंट्स है, तो आपको ये तो मतलब याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो अगला पॉइंट है आपके पास कि इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर। जबकि इसमें क्या लिखूंगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा
जो इसका डिफरेंस अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप बढ़िया से लिख करके आ सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, है ना, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं इसके आगे। फिर देखिए ऑर्डर के बेस पर, यानी कि क्या होता है, मैं एक बार आपको बात पूरी समझा रहा हूं। हमने बोला कि जो ऑर्डर है कभी कभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकता है और कभी कभी इक्वल नहीं हो सकता है। कब इक्वल होता है और कब इक्वल नहीं होता है बेटा, इसके बेस पर दो टाइप की रिएक्शन है आपके पास। पहली होती है आपकी क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होती है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, बड़े ध्यान से समझिए बेटा, आराम से समझिए। पहली बात तो जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी वो सिंगल स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी बेटा, सिंगल स्टेप में होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन हमेशा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो पहली बात ध्यान रखें, एलिमेंट्री reactions are completed in single step only। मतलब केवल बेटा ये कितने स्टेप में हो जाती हैं, सिंगल स्टेप में। अब क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रही हैं तो इसमें ये बात बड़ी अच्छी है कि आप इसका जब रेट लॉ लिखोगे बेटा, ये रेट एक्सप्रेशन लिखोगे, तो वहां पर पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही लगाओगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इट्स रेट लॉ कैन बी रिटन by the given balanced इक्वेशन। मतलब बेटा इसका रेट लो आप एक इक्वेशन, आपको जो बैलेंस्ड इक्वेशन दिया उसी से लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर होता है बेटा, ऑर्डर जो होता है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है ना। मतलब कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होगा बेटा, जैसे आप देखें एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B, N1A प्लस N2B gives N3C प्लस N4D। ये आपकी कोई रिएक्शन है और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं यहां एक एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या मान करके चल रहे हैं बेटा अपन इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसके लिए जब रेट लॉ लिखोगे बेटा, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पावर में क्या लगा देंगे बेटा, हम सीधे सीधे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही पावर में लगा देंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर, the reactions for which order of reaction is equal to the sum of stoichiometric coefficients, मतलब जिसमें ऑर्डर बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस। आती बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब छोटी सी बात लेकिन अच्छी बात है, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिनको बोलते हैं बेटा हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब है, समझ ही गए होंगे आप, कि जो मल्टीपल स्टेप में होगी, जो 2 या मोर देन 2 स्टेप्स में होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो द केमिकल reaction which
occurs in multiple steps, यानी कि बेटा 2 or more than 2 steps, 2 or more than 2 steps, is called what? Complex reaction. तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? बहुत आसान सी बात है बेटा, ऐसी कोई भी रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका जो हर एक स्टेप है अपने आप में बेटा एक एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is an elementary reaction। मतलब बेटा इसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हर स्टेप के लिए हम रेट लॉ लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल रेट लॉ लिखोगे बेटा तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, कोई स्टेप स्लो होगा, कोई स्टेप फास्ट होगा, तो हम किस स्टेप से रेट लॉ लिखेंगे? तो कभी भी बेटा ध्यान रखना कि रेट अपन निकालते हैं हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से। द स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब आपको कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप किस स्टेप का यूज करोगे बेटा? उसके लिए स्लोवेस्ट स्टेप को। क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जो स्लो होगा उसमें हम ऑब्जर्वेशंस प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, हम देख पाएंगे कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। फास्ट तो बेटा आपने बेटा पलक झपके और रिएक्शन हो गई, तो उसका ऑब्जर्वेशन तो आप ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्लोवेस्ट स्टेप को ही आपका RDS यानी कि बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनाना होगा। और ये चीज हमने ऑर्गेनिक में भी डिस्कस की बेटा, जब हमने SN1 और SN2 वगैरह पढ़ा था। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होती थी वो SN1 में अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती थी। तो ध्यान रखना बच्चों, द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन will be the rate determining step। और ये बेटा अपन ने ऑर्गेनिक में भी सीखा था, इसको प्यार से हम बोलते थे RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर चलिए देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है बेटा, NO गैस है, ये ब्रोमीन जो कि एक लिक्विड है Br2, इससे रिएक्शन करके बना रहा है NOBr। क्या बना रहा है बेटा? NOBr। बैलेंस कर लेंगे 2NO और यहां आ जाएगा 2NOBr। ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो बेटा ये होती है 2 स्टेप में। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। इसका अगर मैं स्टेप 1 लिखना चाहूं, स्टेप 1, तो बच्चों इसका स्टेप 1 क्या होगा कि पहले NO का फर्स्ट मॉलिक्यूल आएगा एंड इट विल रिएक्ट विथ Br2, और ये बनाएगा बच्चों क्या? NOBr2। क्या बनाएगा बच्चों? ये NOBr2। तो ये पहला स्टेप है। जबकि बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? ध्यान देंगे, जो NOBr2 बनेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा बेटा NO से, मतलब NO के दूसरे मॉलिक्यूल से। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड के दूसरे मॉलिक्यूल से। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? 2NOBr। इस तरह से ये रिएक्शन होती। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो बेटा इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम एक रिएक्शन को 2 स्टेप में करा सकते हैं।
ये बात बेटा यहां पर समझ में आ रही होगी। यहां पर देखिए जो NOBr2 है ये एक इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा ये? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और रिएक्शन के बीच में ही खत्म हो जाते हैं, तो ये एज अ इंटरमीडिएट है। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं ये जो पहला स्टेप है ये अपने आप में बेटा एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये क्या है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन। और दूसरा स्टेप जो है ये भी अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। और दो एलिमेंट्री रिएक्शन जब हो रही हैं तो उससे क्या बनी है? एक अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बनी बेटा? अपनी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखिए ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका ये जो स्टेप है बेटा ये होता है फास्ट और ये जो स्टेप है ये होता है आपका स्लो। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा बेटा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। अगर मैं पहले स्टेप के लिए बेटा फर्स्ट स्टेप के लिए रेट लॉ बनाऊं तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO कंसंट्रेशन ऑफ Br2, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना? ये पहले स्टेप का है। किसका है बेटा? ये पहले स्टेप का। जबकि दूसरे स्टेप के लिए हम बनाए तो क्या बनाएंगे बेटा? K कंसंट्रेशन ऑफ NO Br2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब देखिए दो दो रेट लॉ है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट रिएक्शन का रेट लॉ कौन सा है बेटा, तो आप कौन सा बोलोगे? हाँ बिल्कुल बेटा, आप बोलोगे सेकंड वाला जो इक्वेशन है, दिस इज द रेट लॉ फॉर नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन का रेट लॉ है बच्चों ये। अब इस रेट लॉ से आप क्या समझते हैं? मतलब कुल मिलाकर के सीधी बात देखो, अगर इस रिएक्शन का रेट लॉ में लिखता तो मैं क्या लिखता बेटा? ध्यान देना, आराम से बेटा इत्मीनान से समझे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझ रहे हैं अपन लोग, तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट करें। अगर इस रिएक्शन के लिए बेटा मैं रेट लॉ लिखता तो मैं क्या लिखता? K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ये लिखता बेटा। तो इसके हिसाब से ऑर्डर कितना आना था? 2 + 1 यानी कि 3। तो ये होना था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन बेटा ये तो हो जाएगा क्या? गलत। यही बात हमें सिखाती है कि यहां पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ भी सकता है बेटा और नहीं भी आ सकता। जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन की बनी है वो क्या बनी है बेटा? K कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब NOBr2 भी है, लेकिन बेटा वो तो एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करती बेटा। इंटरमीडिएट क्योंकि बीच में बनेगा और बीच में ही खत्म हो जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मतलब एक्चुअल में देखो कि इसकी पावर कितनी आई बेटा? 1, और Br2 की पावर कितनी आई? कुछ नहीं आई बेटा, मतलब 0 आई। तो इसका ऑर्डर एक्चुअल में कितना आया? टोटल 1 आया बेटा। 1 + 0 यानी कि ऑर्डर कितना आया? और ये हो गई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने में लग रहा था थर्ड ऑर्डर, लेकिन एक्चुअल में है फर्स्ट ऑर्डर। तो यही चीज है बेटा, ध्यान रखें कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा पावर में आएगा ऐसा जरूरी, वहां कोई डिफरेंट नंबर भी आ सकता है। ठीक है ना? और दूसरी बात कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब आता है पावर में? जब कोई एलिमेंट्री रिएक्शन हो, जब कोई रिएक्शन हो सिंगल स्टेप वाली, तो उसका ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। लेकिन बेटा अगर मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो उसका ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे, और जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होगा बच्चों, दैट विल बी अवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस और नो? तो इसे बेटा थोड़ा नोट कर लें एग्जांपल को, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, जिसका नाम है बेटा क्या? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है ये समझना है हमको। और यहां पर मैं बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के काम का कॉन्सेप्ट है बेटा ये। अदर एग्जाम्स में इससे कोई खास क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं बेटा, है ना?
लेकिन बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इससे क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो मॉलिक्यूलरिटी, पहली बात तो ध्यान रखें बेटा, मॉलिक्यूलरिटी एक क्या है बेटा, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब ये एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो ध्यान रखें बेटा, इट इज अ theoretical concept, theoretical concept, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, तो देखिए बेटा आगे चल करके हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हमें सिखाएगी कि कैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं बेटा, कोलाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो कोलिजन थ्योरी है वो तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, टक्कर, यानी कि कोलिजन। तो ये थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट के वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वो नंबर ऑफ एटम्स या वो नंबर ऑफ आयंस, सीधी बात है बेटा, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट्स विच कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, उनका नंबर जो आपस में टकरा करके, आपस में कोलिजन करके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है यार, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब बेटा यहां देखो मॉलिक्यूलरिटी जनरली मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बेटा एटम्स भी मिल सकते हैं या आयंस भी मिल सकते हैं। तो स्पीसीज मतलब यहां क्या क्या है बेटा, मेरे पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, है ना। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख ही देते हो तो भी कोई गलत नहीं है बेटा, सही हो जाएगा ना, बोर्ड एग्जाम में सही हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म व्हाट, प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है बेटा, is called molecularity of reaction, is called molecularity of reaction। तो ध्यान रखें बेटा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अब एग्जांपल से बात को समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, H2 plus I2 gives 2HI, H2 plus I2 gives 2HI। तो इसके लिए बेटा मुझसे पूछा गया कि बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो बता देंगे बेटा अपन, मॉलिक्यूलरिटी सिंपल आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देने। इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखो 1 + 1 कितनी हो गई बेटा, 2। हम ऐसा मान रहे हैं कि जब H2 का एक मॉलिक्यूल I2 के एक मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI बन जाते हैं। तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बेटा अपने लिए, 2 होगी। चलिए फिर और देखते हैं एग्जांपल। जैसे आपके पास रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बेटा, बताओगे क्या, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी कितनी, 4। कैसे बेटा 4 देखेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो सिंपल क्या है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी is equal to sum of stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients। ठीक है ना। तो मतलब बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप ऐड कर दोगे तो आपको रिएक्शन की क्या मिल जाएगी बच्चों,
मॉलिक्यूलरिटी। इसका ये भी बिल्कुल ये मतलब निकल सकता है कि अगर मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसे देख करके मैं मॉलिक्यूलरिटी बेटा एकदम परफेक्ट बता सकता हूं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय a balanced chemical equation, balanced chemical equation, या बेटा इसे हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके हम मॉलिक्यूलरिटी आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें बेटा आप समझ गए होंगे एक बात कि जो मॉलिक्यूलरिटी है ये कभी भी जीरो तो हो नहीं सकती बेटा, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, कभी आधा मॉलिक्यूल थोड़ी टकराएगा, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती बेटा, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान रखें बेटा, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब बेटा इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं दैट इज इट कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती बेटा, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती बेटा, और नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, एंड इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती है ना। तो इट कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड इनफाइनाइट। फिर एक और बात है बेटा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है आपके मल्टीपल स्टेप में, तो हर स्टेप की अपनी एक अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। जबकि देखो बेटा जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, ध्यान से समझो बेटा इस बात को, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन हर स्टेप से नहीं निकालते। आप तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देते हो सिंपल अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप से, ठीक है ना। जब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती तो रेट किससे निकालते बच्चों, हम स्लोवेस्ट स्टेप से। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी स्लोवेस्ट स्टेप के लिए नहीं होगी, ये तो बेटा हर स्टेप के लिए निकाली जाएगी। समझ में आ रही बात, स्टेप स्लो है या फास्ट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं बेटा फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, complex reaction molecularity can be written for each step सेपरेटली। समझ में आ रही बेटा बात, हर स्टेप के लिए अपन अलग मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हैं, लिखते ही हैं बेटा, है ना। तो उसका स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है हमने ये तो समझ लिया। अब एक और बात समझें कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो तो बेटा मैंने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा बेटा जनरली नहीं मिलती है। तो मतलब ये बात ध्यान रखें, जनरली द मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट, किससे ज्यादा बेटा, मोर देन 3, है ना। इवन 3 भी बहुत कम होती है बेटा, इज नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं होगी। इवन मैंने बताया कि 3 भी बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा होती है 2। सबसे ज्यादा 2 क्यों होती है, क्योंकि बेटा जो कोलिजन थ्योरी ना वो बोलती है कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होगी तो वो टक्कर बढ़िया परफेक्ट होगी बेटा। तो क्योंकि दो मॉलिक्यूल की टक्कर परफेक्ट होती है इसलिए सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होती है वो होती कौन सी, अपनी
दो मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब बेटा जनरली मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू मिलेगी 2। 3 भी कभी काल बेटा मिल जाती है, कभी कभी मिल सकती है, लेकिन मोर देन 3 तो बहुत रेयरेस्ट केस है ना। तो इज नॉट मोर देन 3 बिकॉज द collision of 3 molecules, the collision of 3 molecules या more than 3 molecules बोले बेटा, the collision of more than 3 molecules is not possible। तो ध्यान रखें बेटा, मॉलिक्यूलरिटी सबसे कॉमन वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी की क्या है 2, और बेटा कभी कभी जो हो सकती है वो कितनी है 3, ठीक है ना। लेकिन मोर देन 3 बहुत रेयरेस्ट केस कोई मिल जाए बेटा तो अलग बात है, बाकी कॉमन वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल की टक्कर बेटा परफेक्ट टक्कर नहीं मानी जाती। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये ध्यान रखें बेटा, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो ये हमने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बेटा सारी बातें की है। एक बार आप इसको देख ले, अच्छे से नोट कर ले बेटा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, मॉलिक्यूलरिटी जो हमने देखा है, एक दो बातें और रह गई इसके बारे में, तो थोड़ा वो भी पहले मैं बता देता हूं आपको कि हमने बोल तो दिया बेटा कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती, लेकिन बेटा रही कभी, जैसे हमने अभी अमोनिया वाली रिएक्शन देखे मॉलिक्यूलरिटी 4 है, तो मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 से ज्यादा आती है बेटा तो हम मान लेते हैं कि वो रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कोई काम की नहीं है बेटा, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी फिर आप लिखोगे हर एक एलिमेंट्री स्टेप की, मतलब हर एक स्टेप की अलग मॉलिक्यूलरिटी होती, फिर ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का तो कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। तो बेटा ये ध्यान रखें। एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि अगर मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई बेटा, इफ द मॉलिक्यूलरिटी is more than 3, then the reaction will be a complex reaction, and we will write the molecularity of each step, तो ये थोड़ा सा देखें बेटा, एक बात को समझ लें कि अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो जाती, 4 हो जाती, 5 हो जाती, तो मैं ये तो समझ जाऊंगा बेटा कि ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए सवाल ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो आप क्या निकालोगे मॉलिक्यूलरिटी। अगर मॉलिक्यूलरिटी बेटा 3 से ज्यादा समझ जाओगे वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दूसरी बात कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा, कोई काम की नहीं है वो। फिर वहां पर फिर हम ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ना लिख करके हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी लिखते हैं। तो बच्चों ये हमने समझा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। और आज के लेक्चर में अपन ने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, जिसमें हमने बेटा रेट लॉ समझा, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, और बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फिर अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, और अगर बेटा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।